आदमी जिसका नाम बेन है वो 911 डायल करता है जो कि पुलिस का नंबर है और फोन पे सुसाइड की रिपोर्ट करता है। उधर से फोन पे पुलिस पूछती है कि कौन करना चाहता है सुसाइड। वो कहता है कि मैं, और पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वो कहता है कि 7 दिन में ईश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया और मैंने 7 सेकंड्स में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कहानी आगे बढ़ती है और वो एक मीट डिलीवरी कंपनी में अपने ऑर्डर के बारे में कंप्लेंट करने के लिए फोन करता है। उधर से एक अंधा आदमी जिसका नाम एजरा टर्नर होता है उससे बात करता है। बात के दौरान बेन उस अंधे आदमी को बहुत उल्टा सीधा बोलता है, उसकी बहुत इंसल्ट करता है। ये सब सुनने के बाद वो ब्लाइंड आदमी उसे धन्यवाद देकर स्माइल करता हुआ फोन रख देता है। फोन रखते ही बेन बहुत दुखी और परेशान हो जाता है क्योंकि वो इस तरह का इंसान नहीं है। वो बस उस अंधे इंसान के मन को परखने के लिए ये सब कुछ बोल रहा होता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो अंधा इंसान दिल का कैसा है। अब ये दिखाते हैं कि बेन एक IRS ऑफिसर है। वो एक लड़की जिसका नाम एमिली होता है उसकी बैंक डिटेल्स को चेक करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि एमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और उसे एक हार्ट की बहुत बड़ी बीमारी भी है जिसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। मगर उसका ब्लड ग्रुप रेयर होने की वजह से उसे कोई डोनर नहीं मिल रहा होता और दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल का बिल चुकाने में बहुत दिक्कतों का सामना कर रही होती है। इधर एमिली का अकाउंट डिटेल्स लेने के बाद बेन उसके घर जाता है और वहां जाने के बाद उसे उसके पड़ोसी से पता चलता है कि वो हॉस्पिटल गई है। फिर बेन उसके हॉस्पिटल का एड्रेस लेता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां उसे एमिली लिफ्ट में मिलती है पर बेन उसे देखकर कुछ नहीं बोलता। इसके बाद एमिली एक वार्ड की तरफ जाती है और बेन भी उसके पीछे पीछे जाता है और दरवाजे के पास खड़ा होकर वो एमिली को देख रहा होता है और जब अचानक से एमिली उसे देखती है तो बेन वहां से निकल जाता है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद वो अपनी कार में बैठता है जहां उसे अपनी बीवी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसकी बीवी भी उसे बहुत प्यार करती थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद वो एक केयर होम में जाता है। केयर होम उसे कहते हैं जहां पर बूढ़े लोगों का ध्यान रखा जाता है। वो काउंटर पर अपना परिचय बेन थॉमस IRS डिपार्टमेंट का कार्ड दिखाकर करता है। अंदर वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम स्टीवर्ट होता है। दरअसल स्टीवर्ट को बोन मैरो की जरूरत होती है और बेन ये देखना चाहता है कि वो सच में जरूरतमंद है कि नहीं। वो देखता है कि वो एक बूढ़ी औरत को दवा पिला रहा होता है और उसका रवैया उस बूढ़ी औरत के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और जब वो स्टीवर्ट से मिलता है तो उसे नहीं पता होता कि बेन का इरादा उसकी मदद करने का है। वो उसे अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताने लगता है क्योंकि बेन उसकी नजरों में एक IRS ऑफिसर है। बेन कहता है कि बाहर तुम्हारी नई BMW कार खड़ी है जो कि बहुत महंगी कार है। इस बात को सुनते ही स्टीवर्ट के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। बेन उसके ऑफिस से निकल जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। अब जहां एमिली का इलाज चल रहा होता है बेन उस जगह एक बार फिर जाता है और वो कैंटीन में बैठकर किताब पढ़ने का बहाना करता है। दरअसल वो एमिली को ऑब्जर्व कर रहा होता है और जब एमिली उसे देखती है तो वो बेन की तरफ आती है और बेन से कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, क्योंकि उसने बेन को दूसरी बार देखा होता है जो उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। बेन बोलता है क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे मिस एमिली, और इसके बाद एमिली वहाँ बैठ जाती है। फिर बेन कहता है कि मैं तुम्हारे पिछले 3 साल की इनकम स्टेटमेंट देख रहा हूँ। ये कहते हुए बेन फाइल को पलट कर देखने लगता है। फिर अचानक से एमिली कहती है क्या कल रात को तुम मेरे हॉस्पिटल के रूम में आए थे। बेन उससे झूठ बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आया था, IRS इस तरह से काम नहीं करती। फिर बेन कुछ देर तक उससे उसकी इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करता है और इसके बाद एमिली वहां से जाने लगती है। बेन बोलता है कि मैं तुम्हारे टच में रहूंगा और वो वहां से चली जाती है। अब बेन अपने बड़े घर को छोड़कर एक छोटे से होटल में शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिनों बाद बेन एमिली के घर जाता है। एमिली बाहर निकलती है और बेन से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। उस वक्त एमिली अपने कुत्ते को वॉक पे ले जा रही होती है। फिर बेन कहता है कि ठीक है मैं भी साथ चलता हूँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। फिर वो दोनों डॉग को वॉक करवाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उनकी आपस में काफी बातें होती हैं। जब वो वापस आते हैं बेन पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पर एमिली कहती है कि फिलहाल मेरे पास कोई भी अच्छी जॉब नहीं है, बस छोटे मोटे काम करती हूँ जिससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो मुझे ये घर रेंट पे देना होगा क्योंकि मुझे मेडिकल के बिल्स देने हैं। अब बेन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम है और तुम्हारी बीमारी का स्टेटस 2 है और इसका एक ही इलाज है और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट, पर तुम्हारा ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होने की वजह से तुम्हें डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। बेन उसे ये भी कहता है कि तुम्हें अपने टैक्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दूंगा जिससे तुम्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। एमिली से थैंक्स कहती है और ये भी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी बहुत बड़ी मदद कर रहे हो। बेन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें जिंदगी में एक और चांस मिलना चाहिए, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि बेन अपने होटल के रूम में एक बहुत बड़ा एक्वेरियम लेकर जाता है जिसमें वो कुछ मछलियां और जेलीफिश रखता है और फिर वो कहता है कि जिंदगी में पहली बार जब मैंने जेलीफिश देखी थी उस वक्त मैं 12 साल का था। मेरे डैड हमें एक्वेरियम हाउस ले गए थे। मैं कभी नहीं भूल पाया जो उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि जेलीफिश इस दुनिया की सबसे खतरनाक जीव है, लेकिन मेरे लिए ये इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। अब बेन अपने बचपन के एक दोस्त से मिलता है। वो बेन को कहता है कि मैंने आज डॉक्टर से बात की थी, वो तुम्हारी फाइल्स कल देखेगा। इस पर बेन कहता है बस इतनी सी बात है, और क्या पूछ रहा था वो। इस पर उसका दोस्त कहता है कि वही सवाल। बेन कहता है कि जवाब भी वही है।
बेन का दोस्त इमोशनली कुछ समझाने की कोशिश करता है। ये सुनने के बाद बेन उसे बोलता है कि बस करो, मेरी बात सुनो, तुम दिमाग पे फोकस करो, दिल पर नहीं, और हाँ, वादा याद रखना। उसका दोस्त इमोशनल होकर बोलता है कि हाँ, मुझे अपना वादा याद है। फिर बेन का दोस्त गुस्से में उसे कहता है कि मैंने जब से होश संभाला है तो मैं जानता हूँ ये काम जो हम कर रहे हैं मेरे लिए भी इजी नहीं है। और वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो, तुम घबराओ मत। इस पर बेन अपने दोस्त को थैंक यू कहता है। फिर उसका दोस्त दुखी होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद बेन एक लेडी से मिलने जाता है। ये वही लेडी होती है जिसको बेन ने लीवर डोनेट किया था। वो उस लेडी से कहता है कि आप मुझे किसी ऐसे इंसान के बारे में बताइए जिसे सच में मदद की जरूरत हो, जो खुददार हो। वो लेडी बेन से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर बेन कहता है कि मुझे सिर्फ मदद करनी है। इसके बाद वो उसे एक लेडी का पता देती है और उसे कहती है कि इस लेडी का बॉयफ्रेंड इसे बहुत टॉर्चर करता है, वो उसे मारता पीटता है और आखिरी बार उसे इतना मारा था कि उसके रिब्स में फ्रैक्चर हो गया था। इसके 2 बच्चे भी हैं और वो डर के मारे पुलिस को कंप्लेंट भी नहीं कर पाती। अब बेन उस लेडी के घर जाता है और उसे कहता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। इस बात पर वो लेडी गुस्सा होकर कहती है कि मुझे किसी भी तरह की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, और बेन को इंसल्ट करके अपने घर से निकाल देती है। लेकिन बेन जाते जाते अपना कार्ड वहां रखते हुए ये कहता है कि फिर भी अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, और बेन वहां से निकल जाता है। बेन लोगों की मदद करना चाहता है, क्यों, कुछ पता नहीं। अब बेन जॉर्ज नाम के एक हॉकी कोच से मिलता है। वो एक अच्छा इंसान होता है जो अपने खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम भी कर रहा होता है। लेकिन जॉर्ज किडनी फेलियर का मरीज है और कुछ ही दिनों का मेहमान है, और बेन उसे अपनी एक किडनी डोनेट करने का निर्णय लेता है और वो जॉर्ज को अपनी किडनी डोनेट कर देता है। किडनी डोनेट करने के बाद जॉर्ज पूछता है बेन, व्हाई मी? बेन बोलता है बिकॉज यू आर अ गुड मैन, और वहां से चला जाता है। एक दिन एमिली जब अपने डॉग को वॉक करवा के वापस घर आती है तो बेहोश हो जाती है और उसके पड़ोसी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो बेन को फोन करते हैं, उससे बातें करते हैं और बातों ही बातों में उससे कहती है कि मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। और वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वो जानती है कि बेन एक अच्छा इंसान है, वो उसके लिए फिक्रमंद है और कहीं ना कहीं वो बेन से इमोशनली कनेक्ट हो चुकी है। अब बेन उसे फोन पर कहानी सुनाना शुरू करता है और वो कहानी सुनाते सुनाते हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो देखता है कि एमिली सो चुकी है और बेन चेयर पर बैठकर उसे देखते देखते सो जाता है। सुबह जब एमिली उठती है तो वो देखती है कि सामने बेन चेयर पर बैठा सो रहा होता है। ये देखकर एमिली को बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि बेन भी हॉस्पिटल में है। वो बेन को जगाती है और तभी डॉक्टर अंदर आती है और वो उसे बताती है कि तुम बेहोश इसलिए हो गई थी क्योंकि तुम्हारे दिमाग के ब्लड की सप्लाई बंद हो चुकी थी। इस पर एमिली पूछती है कि मेरे पास अब कितना टाइम बचा है। डॉक्टर कहते हैं कि 1 महीना या ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते। ये सुनने के बाद एमिली बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो मरने वाली है। फिर डॉक्टर उसे एक पेजर देती है और कहती है कि जब इसकी लाइट ऑफ हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हें कोई डोनर मिल गया है। ये सारी बातें सुनकर अंदर ही अंदर बेन भी काफी इमोशनल हो जाता है। बेन उसे बोलता है कि मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। लेकिन एमिली बहुत रो रही होती है, उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है विल यू स्टे, क्या तुम यहाँ पे रुकोगे? बेन कहता है कि हाँ, और बेन वहाँ पे रुक जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब बेन अपने होटल के रूम में होता है तो उसे कॉल आता है और ये कॉल उसी लेडी का होता है जिसका बॉयफ्रेंड उसे मारता है और जिसकी हेल्प करने के लिए वो उसके घर गया था। इसके बाद वो बेन से मिलने आती है। फिर बेन उसे बोलता है कि तुम्हारे बच्चे बहुत मासूम हैं और वो अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं और तुम्हें नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए थी। और वो उसे एक एनवेलप देता है, चाबी देता है और उसे कहता है कि तुम इस पते पे जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। और जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो वो देखती है कि समंदर के किनारे एक आलीशान घर होता है और ये वो घर होता है जहाँ पे बेन ने अपनी बीवी के साथ बहुत सारे सपने देखे थे और आज बेन ने अपने सारे सपने उस लेडी को दे दिए। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एमिली अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है और बेन उसे हॉस्पिटल लेने जाता है। एमिली बेन के बारे में जानना चाहती है पर बेन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इस बात से एमिली नाराज हो जाती है। अब अगले दिन बेन उसके घर जाता है और वो एक बहुत खूबसूरत जगह वॉक करने के लिए जाते हैं। हालांकि एमिली बेन के बारे में कुछ भी नहीं जानती लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लगती है। अब बेन और एमिली एक जगह बैठ जाते हैं। एमिली बेन को बोलती है कि मैं वो सब करना चाहती हूँ जो मेरा मन है, मैं दौड़ना चाहती हूँ और हर चीज को महसूस करना चाहती हूँ, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। और सच तो ये है कि एमिली मरने वाली है। बेन उसकी बात को ध्यान से सुनता है और उसके बालों को ठीक करने लगता है और यहाँ पे ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं और बेन जैसे उसे खामोशी से ये कह रहा हो कि मैं सब ठीक कर दूंगा। अब बेन इसके बाद एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ एक बच्चे को बोन मैरो की जरूरत होती है और बेन उसे अपना बोन मैरो डोनेट कर देता है। डॉक्टर उसे बोलता है कि यू आर अ ब्रेव गाय, क्योंकि बोन मैरो देने में बहुत पेन होता है और बेन इस दर्द को सह रहा होता है। इससे पहले भी बेन स्टीवर्ट नाम के एक आदमी को अपना बोन मैरो डोनेट करना चाहता था पर वो एक अच्छा इंसान नहीं था, इसीलिए बेन ने उसे अपना बोन मैरो नहीं दिया।
अगले दिन बेन को एमिली का कॉल आता है और वो उसे डिनर पे इनवाइट करती है। बेन एमिली के घर डिनर के लिए जाता है। वो दोनों डिनर करते हैं, डांस करते हैं और इसके बाद बेन उसे उसके स्टोर रूम में ले जाता है जहां उसने एमिली की वो प्रिंटिंग मशीन ठीक कर दी होती है जिसे कोई भी मैकेनिक ठीक नहीं कर पाया था और वो उसके पिता की निशानी होती है। एमिली मशीन को चलता हुआ देखकर इतनी खुश हो जाती है कि वो बेन के गले लग जाती है और वो एक दूसरे को किस करते हैं और कुछ पलों के लिए वो दोनों अपने गमों को भूलकर एक दूसरे में खो जाते हैं। इसके बाद बेन भागता हुआ अपनी कार की तरफ वो गिफ्ट लेने के लिए जाता है जो वो एमिली के लिए लाया होता है। तभी वहां बेन का भाई पहुंच जाता है। बेन को देखते हुए उस पर चिल्लाता है, कहता है कि तुम कहाँ रह रहे हो टिम, मैं कब से तुमसे मिलने की और बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेन बोलता है कि अभी तुम जाओ, मैं कल तुमसे मिलूंगा। बेन का भाई कहता है जो काम तुम कर रहे हो वो इलीगल है, मुझे मेरा कार्ड वापस चाहिए। बेन उसका आई कार्ड उसे वापस कर देता है और यहाँ पर यह पता चलता है कि IRS ऑफिसर बेन नहीं बल्कि उसका भाई है। और सबसे बड़ी बात है कि बेन का असली नाम टिम होता है और बेन उसके भाई का नाम होता है और टिम IRS ऑफिसर नहीं बल्कि MIT से पास आउट एक बहुत बड़ा इंजीनियर होता है। वो नकली IRS ऑफिसर इसलिए बनता है ताकि वो जिन लोगों की मदद करना चाहता है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। इसके बाद बेन जो कि असल में टिम है वो एमिली के पास जाता है। एमिली और वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और उन दोनों के बीच में संभोग होता है। इसके बाद एमिली सो जाती है और बेन की नजर उस पेजर पे पड़ती है जो डॉक्टर ने उसे दिया था और ये बोला था कि जिस दिन इस पेजर की लाइट बंद हो जाएगी तो समझ लेना कि तुम्हें डोनर मिल गया। ये याद आते टिम बेचैन हो जाता है और वो भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है और एमिली की डॉक्टर से पूछता है कि डोनर मिलने के कितने चांसेस हैं। वो बोलती है कि 3 to 5%, मतलब ऑलमोस्ट ना। ये सुनने के बाद टिम वहां से बाहर आता है और वो अपने दोस्त को फोन करके बोलता है कि तुम्हें अपना वादा याद है ना। उसका दोस्त बोलता है कि हाँ मुझे याद है। टिम कहता है कि वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है और टिम अपने दोस्त को आई लव यू बोलकर फोन काट देता है। उधर उसका दोस्त भी रोने लगता है। इसके बाद टिम अपने होटल रूम में जाता है और उस अंधे आदमी को फोन करता है जिससे कहानी की शुरुआत में उसने फोन करके ये जानने के लिए बदतमीजी की थी कि वो इंसान कैसा है। टिम उससे माफी मांगता है। इस पर वो अंधा आदमी कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। टिम कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पास एक आदमी का फोन आएगा और वो जो कुछ भी कहे तुम उसकी बात मान लेना। और टिम फोन कट कर देता है। फोन कट करने के बाद टिम बाथ टब को बर्फ से भर देता है। अब कहानी उस जगह पे आती है जहां से शुरू हुई थी, जहां पर वो पुलिस को अपने सुसाइड की खबर देता है और बोलता है कि मैं सुसाइड करने वाला हूं और अपना पता देकर फोन कट कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि टिम ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल एक बार टिम अपनी वाइफ के साथ कार में कहीं जा रहा होता है और टिम की लापरवाही की वजह से कार एक वैन से टकरा जाती है जिसमें एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाती है और उनके साथ साथ टिम की वाइफ की भी मौत हो जाती है। और इसी गिल्ट से बाहर आने के लिए टिम 7 लोगों की हेल्प करता है क्योंकि उसकी वजह से 7 लोगों की जान गई थी। हालांकि टिम अब जिंदा रहना चाहता है क्योंकि वो एमिली से प्यार करता है, लेकिन अगर वो जिंदा रहेगा तो एमिली को मरना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ टिम ही उसे अपना हार्ट दे सकता है। और इसकी वजह ये होती है कि इनका ब्लड ग्रुप सेम होता है जो बहुत कम मिलता है। अब टिम बाथ टब में लेट जाता है और उसके अंदर जेलीफिश को छोड़ देता है। जेलीफिश जो इस दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक जीव है, वो टिम को काट लेती है और टिम की मृत्यु हो जाती है। टिम ने अपने बाथ टब में बर्फ इसलिए डाला होता है ताकि उसके मरने के बाद उसके ऑर्गन सही सलामत रहे। एमिली को टिम का हार्ट लगा दिया जाता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और एक दिन टिम का भाई बेन एमिली से मिलने आता है और उसे सब कुछ बताता है और उसे ये भी बताता है कि टिम ने उसे भी अपना एक लंग डोनेट किया था। ये सारी सच्चाई जानने के बाद एमिली बहुत रोती है, बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो टिम को मिस कर रही होती है। कुछ दिन बाद एमिली उस अंधे आदमी से मिलने जाती है जिसे टिम ने अपनी आंखें डोनेट की थी। जब वो अंधा आदमी जो अब देख सकता है एमिली के सामने आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो आंखें टिम की होती है और एमिली का दिल जोर से धड़कने लगता है क्योंकि वो दिल भी टिम का होता है। और इसके बाद एमिली उस आदमी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और इसी के साथ